सभी को नमस्कार। अब देखिए कि बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आप लोगों को, और उसमें जो सबसे ही पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो दिया हुआ आपको मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें सबसे ही पहला पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, अलजेब्रा। ठीक है, तो देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा मैथमेटिक्स। अलग से नोटबुक बना लीजिएगा भाई, रफ नोटबुक आपके पास साथ होनी। किसी भी पोर्शन को आपको हल्के में नहीं लेके चलना है, नहीं तो सिलेक्शन दूर हो जाओगे आप। पहले बता रहा हूँ, अलजेब्रा में कुछ बेसिक बातें आप सीखोगे तो वो बातें आगे काम आएंगी। लगा लीजिएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके पास कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें एक एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। अलजेब्रा का जो पोर्शन है मैथमेटिक्स में, उसमें कई सारे पोर्शन आपको दिए हुए हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले किसकी बात होती है, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करना चाहें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, वहाँ किसकी बात होती है, क्या मूल की बात होती है। सबसे पहले एक शब्द आप देखोगे सिलेबस में लिखा हुआ है, रूट या मूल। उसके बाद है कि वो पेड है या उनके अंदर क्या संबंध होगा, लेकिन पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रूट या मूल क्या होगा। अगर आसान से आसान भाषा में मैं कहना चाहूँ, आसान से आसान भाषा में कहना चाहूँ तो रूट या मूल ज्ञात करने के लिए पहले आपके पास समीकरण होना चाहिए। जब तक समीकरण या इक्वेशन नहीं होगा तब तक आप मूल कैसे ज्ञात करोगे। पहली बात तो है कि समीकरण होना जरूरी। अब समीकरण भी देखो अलग अलग घातों के होंगे, समीकरण भी आपके पास क्या होंगे, अलग अलग घातों के होंगे। और अलग अलग घातों के जो समीकरण होंगे, अलग अलग घातों के जो समीकरण होंगे, वो एक घात का भी समीकरण इक्वेशन हो सकती है, दो घात की भी समीकरण इक्वेशन हो सकती है, और तीन का भी हो सकता है। लेकिन जनरली एक घात का बहुत आसान रहता है, और आपके जो एग्जाम के जो क्वेश्चन है मोस्टली आरपीएससी, वो लगभग सारे क्वेश्चन द्वि घात पे ही आधारित होते हैं, वहीं रिलेशन भी निकल पाती है सारी चीजें। देखो, सबसे पहला शब्द आता है मूल या रूट। जैसे मान लो कोई भी लिखा हुआ है 2x - 0। अब कोई कहे कि सर इसमें मूल या रूट बताइए। मूल या रूट का मतलब होगा, मूल या रूट का मतलब होगा कि जिस लिखा हुआ एक्स में सी में, उस समीकरण में एक्स या चर या वेरिएबल का वो मान या वो वैल्यू जो उस समीकरण क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। एक तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक एक इसको सोल्व करें कि सर जो एक्स का मान आएगा वही इसका मूल कहलाता है। दोनों बातें एक ही हैं। जिस लेवल के से आप समझना चाहो उस लेवल से आप समझ सकते हो कि सर एक्स का वो मान या वो वैल्यू तो इस समीकरण इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, मतलब दोनों तरफ एक जैसा। इसमें एक तरफ जीरो दिख रहा है, दूसरी तरफ जीरो दिखे तो इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स की जगह मुझे दो रख लूँ। अगर एक्स की जगह मैं दो रख लूँ, इधर भी 4 - 4 जीरो बराबर जीरो, दोनों साइड, तो दोनों साइड संतुष्ट या सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये क्या कहलाया आपके पास, तो हम कहेंगे इस समीकरण या इस इक्वेशन का मूल या रूट कहते हैं। क्या आप ऐसे कह सकते थे इस बात को, सर 2x बराबर कितना हो गया, 4। x बराबर कितने हो गए, 4/2, जिसको 2 कह सकते हैं। जितने भी x के मान प्राप्त होते हैं वो उस समीकरण क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। पहली चीज, सर किस समीकरण में कितने मान या कितनी वैल्यू आएंगी x की, कितनी घात का समीकरण होगा उतने ही x मान आएंगे। मान लो ये एक घात का है तो x की एक वैल्यू आएगी, यही मान लो दो घात का है तो x के दो उत्तर आएंगे आपके पास, यही तीन घात का है तो x के रिजल्ट मिलेंगे। वो कैसे होंगे, वो अलग केस में, क्या रिश्तेदारी होगी, क्या रिलेशन होगी, कब रूट रिपीट होंगे, कब रूट सेम होंगे, वो केस अलग है। लेकिन ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या, मूल या रूट शब्द का मतलब क्लियर हुआ क्या, ये बताओ मुझे। यस और नो।
क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं? मूल या रूट की बात होगी। और मूल या अगर रूट की अगर मैं बात करूं, मूल या रूट में भी किसकी बात होगी? सबसे पहले जब कोई समीकरण एक घात का होगा तो वहां तो देखो आएगा, तो वहां रिपीटेड रूट आएगा आपके से, बार बार वही वैल्यू आ रही है। हाँ, उन मूलों में कोई संबंध होगा तो अपन को पढ़ना क्या पड़ेगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। दोनों क्या पढ़ना पड़ेगा? द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग लगा लो, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? द्विघात समीकरण और या क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको देख मिलेगा। द्विघात समीकरण, ये किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आपके जनरल समझने अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस समीकरण इसमें x की अधिकतम घात कितनी, मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी हो, दो हो। अगर x की अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर ऑफ x अगर दो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या लिखा जाता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपके पास द्विघात समीकरण की, वो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। और यहाँ ए तो नहीं होना है, ए जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा तो दो घात बचेगी क्या? एक घात का हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको हम? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फिर ए नॉट इक्वल टू 0। बोले ठीक है सर, ये समीकरण या इक्वेशन हमारे पास हो गई। क्या इस समीकरण इक्वेशन के क्या ज्ञात करने? मुख्य टारगेट सबसे धीरे धीरे स्टेप बाई चलना है। सबसे पहले आपको क्या सीखने? ज्ञात करने। पहले क्या ज्ञात करने? इसके मूल या रूट ज्ञात करने। रूट देखो, एक तो आप 7वीं 8वीं क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स होती है, हाँ, रूट ज्ञात कर लेते हैं दो टुकड़े करके। सर 5 के दो टुकड़े कर लिए, 3 और 2 कॉमन आ गए, एक मूल 2 आ गया। वो बेसिक वाली चीजें, थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा। सर गुणनखंड कर लूँ, जिसको कौन सी विधि कहते हैं? गुणनखंड या फैक्टर। लेकिन हर सवाल के फैक्टर हो ऐसा कोई जरूरी, हर सवाल का मतलब हर एक समीकरण के, हर एक इक्वेशन के फैक्टर हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। क्या कहें इसके बारे में? इसके बारे में हम क्या कहेंगे? देखो, तो देखो दो घात का समीकरण है तो इसमें दो मान आएंगे किस? एक्स के। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक्स के एक मान को मान लेते हैं नॉर्मली, और नॉर्मली एक को क्या कहेंगे? मैं कहने को तो ए भी कह दूंगा, ये भी अलग काम कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? गुणांक या कोष्ठक इनको। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या वो कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स के साथ जो संख्या देती है उसको कहते हैं एक्स का गुणांक या कोष्ठक। और ये है कांस्टेंट, तो हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे? अभी तक जनरल फॉर्म पे बात कर रहा हूँ। तो इस द्विघात समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करना चाहेंगे, दो घात का समीकरण का मतलब एक्स की वैल्यू आपको मिलने वाली, यहाँ पे दो वैल्यू आपको एक्स की मिलने वाली। बात क्लियर है? वो किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, 5 आ रही है, 8 आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन नॉर्मली अल्फा बीटा नोटेशन भी मैं अल्फा बीटा ये इसके काम में लेके चल रहा हूँ कि नॉर्मली जो क्वेश्चन लिखेगा में एक समीकरण लिखेगा, उसके दो मूल अल्फा और बीटा है। इनको अल्फा और बीटा हम पढ़ते हैं, बाकी और कोई पी क्यू भी कहेगा तो पी क्यू कह देंगे। जो भी नोटेशन या जो भी नाम वो काम में लेना चाहेगा, वो नोटेशन और वो नाम हम काम में ले सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब बोले सर कैसे निकालेंगे? एक्स के दो मान आएंगे, ये बात तो आपने क्लियर कर दी। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दो फॉर्मूले बने हैं। इसके लिए क्या बने अपने पास? दो फॉर्मूले अपने पास बने हैं। एक तो एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, वो कई जगह नाम भी लिखा होगा, कार्य मेथड जिसको आप लोग कहते हो। एक्स इक्वल टू कितना होता है आपके पास? माइनस बी प्लस माइनस द रूट टी स्क्वायर माइनस 4 ए टी स्क्वायर माइनस 4 ए, और अपॉन कितना होता है? फिर भाई ए बी सी जो इसके अंदर नजर आ रहे हैं वो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए कहते हैं। एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी निशान होगा, प्लस होगा तो प्लस काम में लूंगा, माइनस होगा तो मैं क्या काम में लूंगा? माइनस काम में लूंगा। लेकिन जो भी निशान या जो भी साइन होंगे वो आपको काम में लेने हैं।
क्या लिखा हमने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन कितना। बोले सर इससे तो फॉर्मूला तो आपने एक लिखा, दो वैल्यू कैसे आएंगे। देखो जब भी इसको सोल्व करते हो इसमें ए बी सी यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे, एक बार तो ये बीच में कौन सा निशान काम में लेना, प्लस, प्लस काम में लेके इसका उत्तर निकाल लेना तो एक वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसमें से माइनस काम में लोगे तो माइनस के साथ कैलकुलेशन कर जोड़ घटा के लिखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरे उत्तर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आंसर को क्या कहेंगे, तो बीटा कहेंगे। बात क्लियर है। एक तो ये तरीका होता है कि इससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका और भी है अपने पास, एक तो ये है आपके पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका और कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ऊपर लिखोगे 2, नीचे लिखोगे मेरे भाई माइनस बी, माइनस प्लस अंडर रूट, माइनस प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस कितना लिखोगे आप 4ac, 4ac एक्स इक्वल टू 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने, पहले से याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे याद होने, कर लीजिएगा नोटिस को। क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा भाई, मैथ्स में गारंटी है क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। जिसको मैथ्स का डर या खौफ है उसका डर या खौफ भी निकल जाएगा थोड़ी। हाँ सर वास्तव में मजा आ रहा है कुछ सामने जी। मैथ्स के में पहली बार बेसिक मैथ्स तो औसत बट्टा प्रतिशत, आज कोई क्वेश्चन हमारे सही नहीं, कौन से क्वेश्चन, थोड़े से समय में आपको फील हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो की बात हुई द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा, दो घात का समीकरण आते हैं, एक्स के दो मान प्राप्त होंगे। एक्स के मान प्राप्त करने के लिए तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और मुझे एक्स के मान ज्ञात करके बताइएगा। एक्स की वैल्यू आप ज्ञात करके और दोनों मेथड से निकाल, इससे भी और उससे, आंसर सेम आ रहे हैं क्या, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं क्या। चलिए जी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2x² माइनस 7x, लिख रहा हूँ 2x² माइनस 7x प्लस 6 और इक्वल टू कितना, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, फाइंड इट्स रूट, के मूल ज्ञात कीजिए या फाइंड इट्स, मूल या रूट्स आपको फाइंड आउट करना, मूल या रूट्स ज्ञात कीजिए। मतलब दो घात का समीकरण द्विघात या क्वाड्रेटिक है तो आपको भी क्लियर दिख रहा है, दो वैल्यू आनी है, दो मान, दोनों जो फॉर्मूले बताए उन दोनों के सहायता से इसको एक बार याद कीजिएगा, चेक कीजिएगा, बाद अपन आगे बढ़ते हैं। करो देखे सॉल्व, एक बार इसको सोल्व कीजिएगा उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ए बी सी सबको पता ही है, मैंने कहा था साइन या साइन या साथ आपको लेकर, मतलब ए की वैल्यू मैंने कहा था x² के जो साथ होगा तो एक दो है, मैंने कहा था x के साथ होगा वैल्यू 7 नहीं -7 है, p की वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे। ए बी सी फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देखिए किस निष्कर्ष पे आप पहुंचते हो। देखो जितना खुद से पेन चलाओगे, मैथ्स का ये नियम है, चाहे वो गलत चले चाहे वो पेन आपका चले, वो कोई अलग बात है, पहली बार सीख रहे, गलती भी होगी होगी है, ऐसी बात है, लेकिन चलना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे अपने, तो इससे वो नहीं रहा, मतलब पहले से सोच के बैठे अपन, यार अपन ने तो कोई मैथ पढ़ी नहीं, हुआ नहीं, पढ़ा रहा हूँ ना भाई, पढ़ा रहा हूँ उसमें वैल्यू तो जिस जिस तरीके से अपन चल रहे हैं उस गलत सही जैसा भी हो रहा हो, प्लस माइनस ही गलत हो रहा हो, ए बी सी डी याद करना ही गलत हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो एक बार, जो भी गलत हो रहा हो, जो भी गलत हो रहा हो उसको होने दो, लेकिन सीखें तो सही कम से कम, अगली बार तो कॉन्फिडेंस आए उस चीज़ करने का, कि आपके पास जब भी पढ़े तो एक क्लियर कॉपी और एक आपके पास क्या होनी जरूरी है, रफ कॉपी होनी जरूरी है। बताइए एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है बताइए। देखो क्या फॉर्मूला सीखा था, अभी अभी सीखा, दोनों से बात कर लेते हैं, सही सवाल है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला सीखा था x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस
रूट ई स्क्वायर माइनस कितना 4ac और अपॉन कितना था मेरे भाई, बटे में कह सकते हो, अपॉन कह सकते हो। एक्स इक्वल टू यहाँ से देखो माइनस माइनस, पहले से माइनस एक और है तो माइनस माइनस हो गए प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करो तो -7 का स्क्वायर या वर्ग करते हैं तो प्लस का ही होता है 49 और AC ए का मान है 2 और सी का मान है मेरे बटे कितना गुणा 2, यही बना आपके पास। मैंने कहा था एक बार प्लस लेके चलना, एक बार प्लस लेके चलना और एक बार माइनस लेके चलना, उत्तर आ जाएंगे आपके पास। एक बार आप प्लस लेके चले, देखो यहाँ से देखो 49, यहाँ से देखो तो कितना बच रहा है ध्यान दीजिएगा, 12, 6 गुणा 2 कितने 12, 12 गुणा 4 कितने 48, 49 में से 48 के तो कितना बचा, एक का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होगा, एक होगा। प्लस लेके चल रहा हूँ तो 7 प्लस कितना बचा, एक 8, 8 में नीचे 4 का भाग लग रहा है तो कितना मान आएगा। एक बार बोले सर माइनस लेके चलना, बिल्कुल बात है, माइनस लेके चल रहे हैं, ये तो 7 है माइनस ये कितना बना, एक, 7 में से एक गया तो मेरे भाई कितना, 6 में किसका भाग लग रहा है 4, तो आप 6/4 भी कह सकते हो, पढ़े लिखे आप वही, 2 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या कह सकते हैं, बाई 2 कह सकते हैं। ठीक है, बात बोले सर आपने एक फॉर्मूला और लिखा, बिल्कुल लिखा भी, क्या फॉर्मूला था, एक्स इक्वल टू क्या लिखा, एक्स इक्वल टू हमने लिखा था 2c, एक्स इक्वल टू लिखा था 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सर मान रखिएगा बिल्कुल, ये 2c की वैल्यू कितनी है, क्या लिखा हमने, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास, माइनस रूट बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 4ac, ए का मतलब 2, सी का मतलब मेरे भाई कितना 6। क्या बातें क्लियर है, बोले सर 2 वैल्यू आएंगी, बिल्कुल ठीक बात है, एक बार माइनस लेके चलूंगा नीचे और एक बार क्या लेके चलूंगा, प्लस लेके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना 12, माइनस लेके चल रहा हूँ तो 7 माइनस कितना बचा, 7 में से एक चला गया तो 6 बचे, आंसर आ रहा है 2। यहाँ से देखूँ तो ऊपर कितना बचा 12, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 7 प्लस 1 8 हो गए, तो हो गया 12/8 का भाग जा रहा है 4 का, कितना हो गया 3/2, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाई 2। एक्स के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो एक्स इक्वल टू 2 और एक एक्स इक्वल टू 3/2। आप इनको एक्स के मान कह सकते हो या आप इनको क्या कह सकते हो, किए गए समीकरण या जो गिवन इक्वेशन है ये क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो ये जो भी एक्स की वैल्यू आपकी प्राप्त होती है वो इसके क्या कहलाते हैं, मूल या रूट। आपका आंसर क्या गलत है आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू ले जाके इसके इधर जीरो बनेगा, इधर जीरो तो बराबर जीरो नजर आएगा। LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर रिजल्ट सेम आता है तो हम कहेंगे कि वो एक्स का मान दिए गए समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल या रूट कहलाएगा। वो एक्स की वैल्यू उस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएगा आपके पास, मूल या रूट कहलाएगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए जी लिखिएगा इस क्वेश्चन को लिखिएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या मूलों की प्रकृति होगी, किसको डी कहते हैं, कौन डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, मूल कैसे आएंगे, बराबर रूट कैसे आएंगे, ट्री में आपस में संबंध होगा के अंदर अल्फा बीटा में, वो सारी चीज़ें स्टेप वाइज बढ़ने से ही आप सीख। क्या बात क्लियर है क्या यहाँ तक भाई सब लोगों की, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं क्या, आओ देखें। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं क्या।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अब बात आती है किसकी, मूलों की प्रकृति की बात आती है। भाई मूलों की प्रकृति की बात आती है। बोले सर मूलों की प्रकृति कैसे होगी, नेचर ऑफ द रूट्स। देखिएगा हेडिंग लगाओ, मूलों की प्रकृति। या जिसको हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द रूट। मूलों की प्रकृति है जिसको क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट्स जिसको हम कहते हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ रूट्स में देखो कई बातें आपको सीख। इसमें बात कर रहे हैं कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो कुछ ऐसा ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस सी इक्वल टू क्या होगा मेरे भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होगा आपके पास, जीरो होगा। के अंदर देखो ये जो ए बी सी है, ए बी सी का मतलब ये जितने भी गुणांक है यहाँ क्या होंगे। पहली बात तो ए तो नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए, ए जीरो हो गया तो द्विघात या क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। के साथ ये जो ए बी सी लिखे हुए हैं, वेयर ए बी सी क्या होने चाहिए, परिमेय, रेशनल रूट होनी, रेशनल वैल्यू होनी चाहिए। परिमेय का मतलब इन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे 2 है, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, 5/2 लिखा हुआ है, 2 में नीचे दिखता नहीं है लेकिन 1 लगा सकते हैं। इनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो कौन से होंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये क्या कहता है अभी कि अगर ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, और ए बी सी क्या हो, परिमेय हो। ए बी सी क्या होने चाहिए, परिमेय या रेशनल होने चाहिए। अपरिमेय होंगे तब क्या होगा और कैसा दिखेगा उस पर बात करेंगे अपन, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज आप लोगों को चलना है। तो बोले सर क्या होगा, तो देखो ये जो आप लिखते हो, ये जो अंदर आप लिखते हो ना, यहाँ भी लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस कितना, 4ac। यहाँ भी काम आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक नाम होता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर या विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो डी डी से लिखते हैं इसको, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac काम आता है ना, जो ये फॉर्मूला लगाया आपने, तो आप क्या कहते हैं, विविक्त कर, या विवेचक कह सकते हो, या इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए डी से लिखा जाता है। तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। क्या होगा आपके पास, डी इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 4ac। ये नाम क्लियर हुआ। डी का मतलब है विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसको देख के ही पता चल जाता है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, एक बार प्लस लूँ एक बार माइनस लूँ। कोई पूछे कि इस सवाल के उत्तर अलग अलग आएंगे या एक जैसे आएंगे, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स किसी सवाल को सोल्व किया, यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आ जाए, जरूरी नहीं कि 3/2 ही आएंगे। सेम आएंगे क्या, अलग अलग आएंगे क्या, तो वो बातें आपको, ये पूरे उत्तर यहाँ ये लिखा फिर प्लस माइनस सेट किया, ये करके आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें किससे पता चल जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चल जाएगी, विवेचक से ही आपको पता। इसीलिए डी की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी आपके मूल ज्ञात करने में, मूल के बारे में जानने के लिए डी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। डी बराबर कितना होगा मेरे भाई, डी स्क्वायर माइनस कितना होगा, 4ac। डी बराबर कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस कितना होगा, 4ac। ये बात क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक किसको कहते हैं, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस कितना, 4ac। अब मान लो किसी सवाल में आपने ई ए और सी की वैल्यू रखी, तो डी का कुछ उत्तर आता है ना कि डी की कोई वैल्यू आएगी। जैसे पिछले सवाल का डी देखो, पिछले सवाल में यही था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 749 माइनस 48। कोई पूछे इस सवाल में डिस्क्रिमिनेंट या डी की वैल्यू या मान कितना, एक आया था पिछले सवाल में। ऐसे आप हर समीकरण, हर एक इक्वेशन में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। हर एक सवाल, हर एक इक्वेशन में आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक ज्ञात कर सकते हो। और डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक अगर आप ज्ञात करते हो तो डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक के उत्तर आ सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में उत्तर 1 आया, इस सवाल में 10 भी आ सकता है।
सवाल में डी की वैल्यू 0 भी आ सकती है और किसी सवाल में डी का उत्तर माइनस का भी आ सकता है। किसी क्वेश्चन में डी का आंसर किसका आ सकता है आपके पास, माइनस का भी आ सकता है। अलग अलग केस है आपके पास कि डी का रिजल्ट क्या आएगा। डी के अलग अलग केस पे अगर हम बात करें तो डी का जो रिजल्ट होगा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकती है और डी की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 भी हो सकती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट के केस की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट के रिजल्ट कैसा भी हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, डी लेस देन 0 भी हो सकता है और डी इक्वल टू भी क्या हो सकता है आपके पास, 0 हो सकता है। अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था तो पिछले ग्रेटर देन 0 का मतलब आंसर पॉजिटिव या प्लस का आएगा और डी इक्वल टू अगर 0 की बात करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। और मान लो अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है, माइनस का 2 बच गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि डी लेस देन 0 होगा आपके पास। अगर डी की वैल्यू तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसी से सब कुछ डिसाइड होगा, डी को देख के ही आप डिसाइड कर सकते हो कि रिजल्ट कैसा होगा। डी को देख के ही आप डिसाइड कर सकते हो कि रिजल्ट कैसा होगा। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा यही डी है, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका रिजल्ट देखो तो एक आंसर आया, एक आंसर आया मतलब डी की वैल्यू किससे बड़ी है मेरे भाई, 0 से बड़ी है। 0 से जब वैल्यू बड़ी होगी तो आपने देखा होगा एक्स के 2 आंसर आए और दोनों आंसर क्या है, अलग अलग आए। एक चीज तो आपको ये पता चली कि जब डिस्क्रिमिनेंट या डी की वैल्यू, जब डिस्क्रिमिनेंट या डी की वैल्यू 0 से जब बड़ी होगी, से बड़ी होगी भाई, 0 से बड़ी होगी तो आपके जो x के मान या वैल्यू ऑफ x आएंगी वो वैल्यू ऑफ x दोनों क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। दूसरी चीज मैंने कहा था 2 हुआ, 3/2 हुआ, 2 हुआ, 3/2 हुआ, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर आपके पास। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। यहाँ से आपको एक बात पता चली कि ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये वैल्यू क्या होगी आपके पास। पहली बात तो जो रूट होंगे, पहली बात तो जो रूट होंगे, पहली बात तो जो रूट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक। वो दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास जैसे मान लो वास्तविक और काल्पनिक पे बात कर लेता हूँ, जैसे 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है आपके पास, रियल वैल्यू। सारी वैल्यू क्या कहलाती है, रियल या वास्तविक कहलाती है आपके पास। क्या बात क्लियर है क्या। इसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ, कई कई बार क्या होगा, ये जो आप लिखते हो ना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना लिखते हो, 4ac। डी बराबर आप क्या लिखते हो, बी स्क्वायर माइनस क्या लिखते हो, 4ac लिखते हो। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आप लिखते हो, अब यहाँ तो इसका उत्तर आ जाएगा कि 5 बचा, 0 बचा, माइनस के 8 बचे, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है इसका। लेकिन जब आप फॉर्मूले पे जाओगे तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूले में तो देखो के ऊपर क्या लगा हुआ, वर्गमूल या अंडर रूट लगा। अगर फॉर्मूले की बात करूँ इसके ऊपर क्या लगा हुआ, अंडर रूट या वर्गमूल या स्क्वायर रूट लगा। अब देखो स्क्वायर रूट अगर लगा हुआ है, देखो 5 का वर्गमूल जो भी होगा निकाल, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा वो भी हम निकाल लेंगे। लेकिन जब माइनस के ऊपर, जब नेगेटिव नंबर के ऊपर वर्गमूल या स्क्वायर रूट लग जाता है, जब नेगेटिव नंबर पे वर्गमूल या स्क्वायर रूट अगर आपके पास लग जाएगा, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब आपके पास होगा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आती है, काल्पनिक होता है। माइनस पे जब वर्गमूल या स्क्वायर रूट लग जाएगा तो रिजल्ट कौन सा आएगा, काल्पनिक ही आता है। तो काल्पनिक या इमेजिनरी, जैसे मान लो 8 तो छोड़ो, जैसे 16 आ गया, एक तो आपका अंडर रूट 16 होता है तो जिसका उत्तर तो आप प्लस माइनस 4 वो तो लगा ही रहता है, पहले 4 आंसर। एक आपको कोई कह दे कि -16 है सर, अंडर रूट या वर्गमूल में कितना लिखा हुआ है, -16। अगर -16 अगर लिखे हुए 60 लिखे हुए आपके पास, तो 16 का तो वर्गमूल 4 ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस के कारण आयोटा आएगा, इसको आयोटा कहते हैं। और ये सबको पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, माइनस। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा वापस से, 4 का तो 16 हो जाएगा, आयोटा का कितना होगा, माइनस। आपको कितना नजर आएगा, आपको कितना नजर आएगा, माइनस का नजर आएगा आपको कितना नजर आएगा, माइनस का 16। आपको क्या वैल्यू नजर आएगी, -16 दिखेगी। देखो यहाँ
बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ कि भाई जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स बैकग्राउंड से भी नहीं है वो बच्चे भी इन चीज़ों को सीख। अब देखो यहाँ से, जैसे डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। पिछले सवाल पे आते हैं अपन, और पिछले सवाल में देखें तो डी की वैल्यू किसके बराबर है। इस सवाल को अगर देखूं तो डी की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 1 के बराबर है। 1 किससे बड़ा है, 0 से। आपने देखा जो x के आंसर आए वो x के आंसर 2 और कितना आया 3/2। ये दोनों आंसर अलग अलग है। पहली चीज, दोनों आंसर क्या है, वास्तविक है। माइनस आया क्या यहाँ पे, प्लस का उत्तर आ रहा है तो माइनस आया नहीं। आप क्या कह सकते हो, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, आपके जो x के मान आए, x के मानों को ही हम क्या कहते हैं, मूल या रूट कहते हैं। x के मानों को ही तो हम क्या कहते हैं, मूल या रूट कहते हैं। तो जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो x की वैल्यू एक तो क्या मिलेगी, वास्तविक और रियल होंगी। एक तो क्या मिलेंगे, वास्तविक और रियल। एक जो पीछे वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि दो वैल्यू आई, दोनों अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब भिन्न भिन्न होंगे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होंगे आपके, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे आपको, भिन्न मूल या रूट आपको प्राप्त होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिले, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलने वाले हैं। क्या बात क्लियर है। आपको जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रियल वास्तविक मिलेंगे, उसके साथ अलग अलग मिलेंगे। इसका उदाहरण पीछे वाले क्वेश्चन आप देख पाए। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, 0 हो गई। डी की वैल्यू का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 उत्तर आ जाओ पिछले सवाल पे। अगर ये इसका आंसर 0, इसका आंसर 0 आ जाए, फिर प्लस 0 या माइनस 0 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। फिर तो यही बचेगा ये पोर्शन। तो प्लस 0 करो तो भी यही उत्तर आना है, माइनस 0 करेंगे तो भी यही आंसर आना है। दोनों जगह बताओ आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। जुड़ने और घटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, प्लस और माइनस के लिए अगर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, जुड़ने और घटने के लिए कुछ नहीं बचेगा, का मतलब क्या अलग अलग आंसर आ पाएंगे। पहली बार अगर प्लस 0 करेंगे तो भी वही आंसर, अगर आप माइनस 0 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा आपके पास। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ बात। इस केस में क्या होगा, अगर किसी सवाल में डी की वैल्यू 0 होगी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देख ही लोगे आप। उस स्थिति में जो रूट होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन दोनों वैल्यू समान आएंगी, तथा क्या होगा आपके पास, समान मूल, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड आपको क्या मिलने वाले हैं, इक्वल रूट्स आपको मिले, रियल एंड इक्वल रूट। बोले सर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो मेरे भाई अंडर रूट में लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब सारा आंसर माइनस का। जब रिजल्ट माइनस का आ जाए, मैंने कहा था जिसके अंडर रूट या वर्गमूल लगा हुआ हो और उसमें माइनस रिजल्ट आता हो, माइनस रिजल्ट आता हो, आयोटा आएगा। आयोटा का मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा। एक बात तो क्लियर होगी कि वास्तविक नहीं है। जो भी मूल या रूट या जो भी एक्स के मान आपको मिलेंगे वो एक्स के मान कौन से मिलेंगे आपको, काल्पनिक या इमेजिनरी। पहली बात। दूसरी बात, एक बार यहाँ कुछ ना कुछ आएगा तो एक बार इसमें प्लस करूंगा तो अलग होगा, एक बार इस 7 में से मान लो वही माइनस करूंगा तो अलग होगा। का मतलब वैल्यू जो दो आएंगी वो आयोटा लगी हुई तो आएंगी यहाँ से, लेकिन आएंगी भी अलग अलग आएंगी आपके पास। क्या कहेंगे इसमें, इस स्थिति में क्या होंगे आपके पास, काल्पनिक। इस स्थिति में आपके पास क्या होगा, काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे आपको। काल्पनिक तथा क्या होंगे आपके पास, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इमेजिनरी एंड आपको क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर है तो लिखिएगा। यहाँ से क्या डिसाइड हुआ आपके पास, जो भी मूल है उनकी प्रकृति या नेचर डिसाइड हो गया आपके पास। करो देखे नोट इसको।
क्लियर है यहाँ तक बातें? अब देखो थोड़ा सा डी को और डिटेल में पढ़ते। अभी तक तो किसकी बात हुई थी? इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे बात हुई। इक्वल टू किस पे बात हुई? बी स्क्वायर माइनस 4ac के रिगार्डिंग ही बात हुई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डी को और डिटेल में पढ़ते हैं, और डिटेल में भी इसमें ही पढ़ते हैं प्लस वाले में, क्योंकि प्लस वाले में वास्तविक और अलग अलग रूट आएंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। अब देखो क्या होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा। इस वाले केस को और डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे हम? यदि डी ग्रेटर देन, एरो का साइन लगा के लिखिएगा, यदि या इफ डी ग्रेटर देन जीरो है, की वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ी है। बिल्कुल ठीक है, जीरो से बड़ी है, लेकिन उसमें भी दो केस। टी का मतलब कौन से की बात हो रही है अभी? टी का मतलब जो यहाँ आ रहा है उसी की बात हो रही है। टी स्क्वायर माइनस 4ac इसी की बात हो रही है आपके पास। अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी है तो बोले ठीक है सर, आंसर आ जाएंगे। ऐसे अलग अलग आंसर आएंगे। लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा तो इसमें वैल्यू किसके बराबर आई? एक के बराबर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी आई? डी की वैल्यू एक के बराबर आई। एक क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या परफेक्ट स्क्वायर है? क्या एक हुआ, चार हुआ, नौ हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ का वर्गमूल अंडर रूट लेते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा आपके पास। इनको हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब जैसे इसमें पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बना था, एक आया था तो एक का वर्गमूल एक ही होता, 25 आता तो 5 कह देते, वो भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर आपके पास। वो भी क्या होगा आपके पास? पूर्ण वर्ग संख्या, या उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर होगा आपके पास। अगर इसमें पूर्ण वर्ग संख्या भी आ सकती है, परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, कह लीजिए। और यहाँ मान लो 25 की जगह मान लो बच गया 23। 23 का तो पॉइंट टू में आंसर आएगा, मतलब में आंसर आएगा। 27 बच गया, 38 बच गया, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, फिर आंसर आपको अलग दिखेगा यहाँ पे। इसमें भी दो केस है, यदि डी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और यदि डी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। देखो पे भी हम दो केस पे बात करते हैं। यदि डी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, डी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, if d is a perfect square number, if d is a perfect square number। और दूसरा केस इसका है, यदि d एक यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्या कहेंगे? इफ d is not a d is not a perfect square number, d is not a perfect square number। दो केस हो सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या हो, 5, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, ऐसा भी हो सकता है, 1 हुआ, 4 हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि 23 हुआ, 37 हुआ, 38 हुआ। उसके अंदर आपके पास क्या होगा? डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो देखो पिछले क्वेश्चन में देखें, अगर पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ का आंसर देखें तो आंसर कितना आ रहा था आपके पास? एक रिजल्ट आया। और जो एक रिजल्ट आ रहा है, एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक जो रिजल्ट आ रहा है वो एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके अंदर आपने देखा होगा कि दोनों आंसर अलग अलग भी आए। और 2 और 3/2 कौन सी संख्या मेरे भाई? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। 2 को भी आप 2/1 लिख सकते हैं, हवा ये 3/2 के रूप में हवा ये आपके। इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? इस स्थिति में हम कहेंगे कि परिमेय रूट आएंगे और अलग अलग तो आ ही रहे हैं। परिमेय इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आपके पास क्या होगा? परिमेय तथा भिन्न भिन्न, परिमेय तथा भिन्न भिन्न मूल प्राप्त हो। परिमेय तथा भिन्न भिन्न मूल प्राप्त। कौन से केस की बात कर रहा हूं? जब डी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रेशनल एंड। बात क्लियर सब लोगों के लिए?
दूसरे केस की अगर बात करो, दूसरा केस क्या कहता है कि सर डी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मान लो यहाँ बच गया 7 बच गया, तो 7 का तो वर्गमूल आएगा नहीं पूरा पूरा, तो पूरा पूरा नहीं आएगा तो पॉइंटों में आएगा। उस स्थिति में हम कहेंगे कि भाई देखो एक बार तो वो जो भी 7 आया, मान लो √7 आ गया, एक बार तो प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो उत्तर तो अलग अलग आएंगे। एक बार √7 जुड़ेगा और एक बार √7 घटेगा, रूट तो अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात। तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे, जो मूल आपके पास प्राप्त होंगे, वो मूल तो क्या होंगे आपके पास, जो भी रूट्स आपके पास आएंगे वो रूट तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन √7, √3 ऐसी संख्या कौन सी हो, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो, कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या। तो हम कहेंगे कि अब जो रूट आएंगे वो कौन से होंगे, अपरिमेय तथा इरेशनल, अपरिमेय तथा इरेशनल, और क्या कहेंगे, भिन्न प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। क्या कहोगे आप कहोगे कि रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इरेशनल एंड क्या होंगे आपके पास, डिस्टिंक्ट। बात क्लियर हुई सब लोगों की। अभी मैंने पर्टिकुलर केस डिसाइड किया था, कौन सा केस डिस्कस किया, d greater than 0। कौन से केस की बात हुई है, d greater than 0 पे बात हुई। और जब d 0 से बड़ा होगा, का मतलब b² = 4ac, तो b² = 4ac की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब हम b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू अगर ये 0 से बड़ी आती है बिल्कुल। लेकिन सर जब इसको जब सोल्व करते हैं तो ऐसा करो के ऊपर जब अंडर रूट या स्क्वायर रूट लगेगा, तो जब अंडर रूट या स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या ये डी की वैल्यू पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, एक बना था आपके पास, पिछले क्वेश्चन में क्या बना था, एक, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो देखो परिमेय आए थे, अलग अलग आंसर आए क्वेश्चन। और सेम बात यहाँ है कि अगर वैल्यू पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, का मतलब तो x की वैल्यू आएंगी, x के मान आएंगे, या जो मूल आप या जिनको रूट कहते हो वो क्या होंगे, अपरिमेय, लेकिन एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस। रिजल्ट अलग अलग दिखेंगे, क्या कहेंगे कि भिन्न भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे आपके पास, भिन्न मूल होंगे। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो बातें समझ, रूट अभी तक मूल पे बात कर रहे हैं, मूल के नेचर पे बात करेंगे। रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट का मतलब होगा ये जो सेम आ रहा है इसी को रिपीटेड रूट कहते हैं। जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो इन दोनों वैल्यू सेम आएंगी, इक्वल कह सकते हो, इसी को आप क्या कह सकते हो, रिपीटेड रूट कह सकते हो। एक्स के मान लो दो वैल्यू आई, दोनों ही सेम आ रही, फिर डी 0 हो गया तो एक बार +0 होगा और एक बार क्या होगा, -0। आंसर पे कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। ये रिपीटेड रूट्स की बात होगी। फिर इनमें संबंध या रिलेशन की बात करेंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है, रियल रूट्स होंगे, इमेजिन रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। और उसके लिए देखो थोड़ी थोड़ी मन से दिल से बढ़ाने लिखने की, हाँ सर हम कुछ कर पाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हुए हैं क्या चाहे मैं हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। एक फिर नोटबुक बनानी पड़ेगी, सब नोट साथ साथ पूरे और चीज़ें लिखते जाइएगा। और उसके बाद लगे कि कोई देते हैं तो उसको अपनी सोच किया करो, चाहे गलत हो सही हो। बाद का केस है कि वो आंसर गलत आया, उसका सही आया, वो बाद की बात। लेकिन एक बार तो आपको पहली बार सीख रहे हैं, रिजल्ट चाहे गलत हो सही हो, लेकिन कुछ किया उसके बाद सही तरीका जान लिया, उसको पढ़ लिया, अगली बार जब ऐसा ही क्वेश्चन आए फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये पढ़ने की सही तकनीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन बेसिक बातें हमने बात करी, ये बातें आनी चाहिए, तभी अगला सेशन पढ़ने का मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।